चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो हमने चैप्टर शुरू किया है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन की बात कर रहे थे। और उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर कर लिया था। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन सबसे कंपोनेंट है, जो सबसे मेन ऑर्गन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं आज, अभी बात करेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखिए, अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल को अलग अलग भागों में बांटा जाए तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लगभग ब्रॉडली 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन होता है बक्कल कैविटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। बक्कल कैविटी आपका मुंह है और मुंह के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स आपको मिले हैं, आपके उसमें फिट हैं, वो सारे के सारे बक्कल कैविटी में आते हैं। जैसे बक्कल कैविटी में हमने बात की थी, टीथ के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था किस तरह के टीथ होते हैं। और टीथ का जो मेन फंक्शन है हमारे डाइजेशन में, सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो हमारे आगे के जो इंसाइडर्स दांत हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, दांत को सब खाने को काटने का काम करते हैं। और बाकी प्री मोलर और मोलर दांत जो उसको खाने को चबाने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मस्टिकेशन, जिसको चबाना। इसके अलावा जब आप खाना जब खाते हैं और मुंह में उसको काफ़ी देर तक उसको चबाते हैं, तो हमारे बक्कल कैविटी में ही कुछ 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कितनी? 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? उन ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को सिक्रेट करना। और वो सलाइवा जब भोजन में मिक्स होता है तो भोजन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद वो आराम से जो हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में नीचे की तरफ स्लाइड हो जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? बक्कल कैविटी। टीथ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। टंग के बारे में, टंग एक्चुअली एक मस्कुलर ऑर्गन है विच कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। और टंग का जो मेन फंक्शन क्या है? टंग का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसको सलाइवा को मिक्स करने के लिए, भोजन को मुंह में चलाने के लिए, ताकि सलाइवा सर्विस अच्छी तरीके से खाने में वो मिक्स हो जाए और वो भोजन इतना सॉफ्ट हो जाए कि वो आराम से बिना किसी परेशानी के हमारे जो स्टमक है उसमें नीचे आराम से स्लाइड हो जाए। इसके अलावा उसमें आती है सलेवरी ग्लैंड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा है ईसोफेगस। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस वो पार्ट है जिससे खाना नीचे स्टमक में स्लाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट स्टमक, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और स्टमक आगे कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इनके सबके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर, एक आउटलाइन, एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। जो फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, तो ये हमारा क्या पार्ट है? बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? बक्कल कैविटी। ऑलरेडी नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो मुझे यहाँ पर दोबारा से इसको डिटेल में हमें नहीं जाना है। ये टीथ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मस्कुलर टंग है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, आप अभी कभी आप अपने आप को शीशे में देखें, मिरर में देखें और अपना मुंह खोल के जीभ को ऊपर कीजिए, तो आप जीभ देखते हैं कि नीचे एक मस्कुलर फ्लैप से जुड़ी हुई होती है। आप मुंह को खोलिए और जीभ देखिए, मस्कुलर फ्लैप के द्वारा वो जीभ जुड़ी हुई होती है। नीचे जो जॉ का जो लोअर जॉ का जो फ्लोर है उस पर जीभ ऐसे जुड़ी होती है नीचे से। आप देखिए, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं लिंगुआ फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? लिंगुआ फ्रेनुलम। लिंगुआ फ्रेनुलम। लिंगुआ फ्रेनुलम वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हमारी जो मस्कुलर टंग है वो लोअर जाके अपर फ्लोर में पीछे की तरफ टच जुड़ी हुई रहती है। ऑलराइट, टंग की बात हो गई। अब टंग में अगर टंग का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का है। इस टंग में मस्कुलर टंग है। इस टंग में बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आउटलाइन डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं पेपली। क्या बोलते हैं? PAPILLAE। और पेपली वो न्यूमरस पेपलीज होती है, बहुत असंख्य, बहुत सारी संरचनाएं होती है। और इन्हीं पेपलीज में पाई जाती है टेस्ट बर्ड्स। क्या पाई जाती है? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स
जो बेसिकली क्या काम करती हैं, जो भोजन के अलग अलग स्वाद होते हैं, खाने का अलग अलग स्वाद होता है, कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई चीज़ मीठी होती है, कोई चीज़ नमकीन होती है, या कोई चीज़ कड़वी होती है। इन 3-4 जो मैंने आपको चीज़ें बताई, भोजन जो खाने का जो प्रकार होता है, कड़वा होता है, मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, उनको जो आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो अलग अलग टेस्ट बड करती हैं। अभी कभी आप देखिए, अगर आप कोई खट्टी चीज़ खाएं तो जीभ का जो सबसे आगे का पोर्शन है वो खट्टे भोजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, और कड़वा स्वाद आप जीभ के फर्स्ट पोर्शन पे, आगे वाले पोर्शन पे कोई कड़वी चीज़ रखेंगे तो आपको स्वाद नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही वो कड़वी चीज़ जीभ के पीछे वाले हिस्से में जाती है तो आपको कड़वापन महसूस होता है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने वाली टेस्ट बड्स पीछे की तरफ होती है। ऑलराइट, तो बात टंग की हो गई, बक्कल कैविटी की हो गई। अब बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। मैंने बोला कि बक्कल कैविटी में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो कान है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक आउटलाइन बनाकर दिखाना जरूरी है ताकि आपको लोकेशन सही से पता चले। ये देखिए एक साइड है, जैसे मान लीजिए ये आप ऐसे खड़े तो डायग्राम ये ऐसा है, तो ये इस साइड वाली बात हो रही है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड खुलती कहाँ पर? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कभी कभी आप महसूस करते हैं यहाँ पर इस पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है, खाने पीने में आपको दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। एंड देयर इज वन पेयर। कितना पेयर होंगे? एक पेयर, यानी कि एक इधर है तो दूसरी इधर है। इसका जो सिक्रीशन होता है, यानी कि जो ये सलाइवा सिक्रीट करती है, वो एक्चुअली जाता कहाँ है? इसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर। तो एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, तो एक डक्ट के थ्रू इनका सिक्रीशन होता है। वो सिक्रीशन जाता कहाँ है? आपके जो अपर जॉ है, अपर जॉ में जो मोलर टीथ हैं, यानी कि ऊपर के जो मोलर टीथ हैं उनमें पीछे की तरफ ये जो जाके पैरोटिड ग्लैंड खुलती है। एक इधर खुलती है और एक इधर खुलती है। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। देयर इज वन पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एक इधर है, एक इधर है। इनका सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू आपके अपर जॉ के जो मोलर टीथ हैं, उस मोलर टीथ में पीछे की तरफ जाके ये डक्ट जो खुलती है। और जिस डक्ट से ये कनेक्ट है, मैंने डक्ट बनाई नहीं है, आप जिसको डक्ट बनाना चाहें, ये डक्ट, इसको ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। इस डक्ट का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट नाम से क्लियर है। स्टेनसन कोई साइंटिस्ट ने रहे होंगे तो उनके नाम पर इसको बोलते हैं स्टेनसन डक्ट। एक साइड है, दूसरा इस साइड। दो और हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर 2 ग्लैंड्स और पाई जाती है। ये भी पेयर में होती है, ये भी पेयर में होती है। एक होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सब मैक्सिलरी, और दूसरी होती है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। देखो, लिंगुआ से समझिए, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंगुआ से वर्ड बना है लैंग्वेज। लैंग्वेज आप किससे बोलते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर टंग। जीभ से ही, जब जीभ मूव करेगी तभी तो आप कुछ बोल पाते हैं। कभी जो भी भाषा आप बोलते हैं। सब का मतलब था नीचे, बीनीथ। तो सब लिंगुअल, अब नाम से आप समझ गए होंगे सब लिंगुअल ग्लैंड एक्चुअली खुलती कहाँ है? जो हमारी टंग है उसमें नीचे की तरफ जाकर ये डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड खुलती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी। मैक्सिलरी होता है लोअर जॉ। क्या होता है? लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा। तो ये नीचे वाले जबड़े में दांतों में पीछे की तरफ जाके खुलती है डक्ट के थ्रू। ऑलराइट, ये जो सब मैक्सिलरी है, ये भी एक डक्ट के थ्रू, मैंने जैसे बताया कि ये डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। ये इनका जो सिक्रीशन है डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं होता है। इनका सिक्रीशन जो है डक्ट के माध्यम से, जो इनका टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन पर जाके ये इनका सिक्रीशन जाके ओपन होता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? जिस डक्ट के थ्रू खुलती है उसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको? एक सब मैक्सिलरी है, दूसरा है सब लिंगुअल। अभी मैंने आपको बताया कि ये भी डक्ट के थ्रू अपने अपने टारगेट ऑर्गन है, उन टारगेट ऑर्गन में जाकर ये ओपन होती है। सब मैक्सिलरी नीचे वाले लोअर जॉ में, और सब लिंगुअल, लिंगुआ का मतलब टंग, ये टंग में जाकर खुलती है। जो सब मैक्सिलरी डक्ट है उसको वॉर्टन डक्ट बोलते हैं। WHARTONS, वॉर्टन्स डक्ट। वॉर्टन एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर इसको वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं। और जो सब लिंगुअल डक्ट है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस। रिवेनस नाम अगर आप याद करना चाहें तो कर लीजिए। तो डायग्राम आप बनाएं।
तो अगर ये बना देंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स मिल जाए, टीचर आपसे थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए कि बच्चे ने अच्छी तरीके से स्टडी किया है। ऑलराइट, ये तो हो गया इतना पोर्शन। अब जब चूंकि बात केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कर रहे हैं तो क्या होता है, बक्कल कैविटी में आपने जो कुछ भी खाया वो खाना स्टमक में एंटर करता है। एंटर कैसे करता है, यहां से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये बेसिकली विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप। विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। चूंकि हम रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे तो इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ऑलराइट, अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो ये विंड पाइप है और दूसरा हमारा ये क्या है, ये हमारा फूड पाइप है जिसके थ्रू खाना एक्चुअली स्टमक में एंटर करता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये क्या है? फूड पाइप। और फूड पाइप को ही ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। OESOPHAGUS, ईसोफेगस। स्पेलिंग ओ से भी शुरू होती है और ई से शुरू होती है। अगर स्पेलिंग ओ से शुरू है तो वो गलत नहीं है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और केवल ई से शुरू हो रही है तो वो अमेरिकन इंग्लिश है। दोनों का मतलब एक ही है, डिफरेंस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का है। तो ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। और ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। समझने वाली बात यह है कि जो पोर्शन है यहाँ पर इनकी जो ओपनिंग है ऊपर की तरफ, ये दोनों एक कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि दोनों ही ये यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है। उस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं ट्रैकिया। उस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं? सॉरी, ट्रैकिया तो ये विंड पाइप होगा। कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये विंड पाइप की ओपनिंग है, ये फूड पाइप की ओपनिंग है। दोनों की ओपनिंग कॉमन होती है और उस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स, याद रखिए। विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ईसोफेगस यानी फूड पाइप की जो कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग के थ्रू खुलते हैं, उस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं फेरिंग्स। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? अब आप एक चीज आपने महसूस की होगी, कभी आप अपना मुंह खोलिए और मुंह को थोड़ा सा बड़ा करके खोलिए तो आपको देखते हैं कि मुंह में के पीछे के हिस्से में आपको एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है, एक ऐसा मस्कुलर फ्लैप जैसा दिखाई पड़ता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसका पर्पस क्या है? वो यहाँ पर होता है। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर होता है। उसका फंक्शन क्या है कि देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं, आपने महसूस किया होगा ये तो कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना कभी भी विंड पाइप में एंटर नहीं करता, वो हमेशा फूड पाइप में ही जाता है। तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म हो सकती है? उसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही आपने खाना खाया और जब वो स्वालो करने की स्थिति में पहुंच गया है तब ये क्या काम करता है? जैसे खाना पीछे की तरफ जाता है तो ये जो मस्कुलर फ्लैप यहाँ पर है वो पीछे की तरफ बेंड हो जाता है और इस विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि जो आपने खाना खाया वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए। है ना मजे की बात? उस स्ट्रक्चर को, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। मैं अभी एक बार सारा रिपीट कर दूंगा, बनाने के बाद सारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा से समझ लीजिए। जो आपने खाना खाया और जो आप देखिए नाक ऊपर की तरफ है, मुंह यहाँ पर है, तो जो आप सांस लेते हैं वो सीधा विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है। जो आपने मुंह से खाना खाया वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू सीधा स्टमक में जाता है। ईसोफेगस और विंड पाइप दोनों एक कॉमन ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग कॉमन है और उस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं फेरिंग्स। खाना विंड पाइप में ना चला जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने हमें एक चीज दी है और उस चीज का नाम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? जब आप खाने को स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो एपिग्लोटिस एक मस्कुलर फ्लैप है जो पीछे की तरफ बेंड हो जाता है और उस फूड पाइप को ऊपर से कवर कर लेता है ताकि वो भोजन फूड पाइप में गलती से एंटर ना कर जाए। ऐसा कभी कभी आप होते हैं, अभी खाना खाते टाइम आप बात कर रहे हैं और तभी आप देखते हैं कि खाना फूड पाइप के ऊपरी वाले हिस्से में जाकर एंटर करने की कोशिश करता है और तभी हमें एकदम से खांसी आने लगती है। ऑलराइट, तो ये हो गया ग्लैंड्स के बारे में, हो गया डक्ट्स के बारे में, हो गया सब मैक्सिलरी को बोलती है वाटर डक्ट। जो सबलिंगुअल वो है वो डक्ट ऑफ रिवरिस और पैरोटिड ग्लैंड जिससे खुलती है उसको बोलते हैं, यहाँ पर नाम मैंने कहीं लिखा था, ठीक है,
यहाँ तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो ये फूड पाइप है, उस फूड पाइप की जो खुद की अपनी ओपनिंग है, यानी कि जो ये पोर्शन मैंने सर्कल किया है, उसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। डिफरेंस समझ लीजिए, एपिग्लोटिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ग्लोटिस फूड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। ऑलराइट, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस यहाँ से गले से शुरू होकर नेक को पार करती हुई हमारा जो रिब केज है, जिसको चेस्ट बोलते हैं, उसको चेस्ट को पार करती हुई जो यहाँ पर हमारे जो ऑर्गन है उनको क्रॉस करती हुई नीचे जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में जाके खुलती है। उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। What is it called? Stomach. तो ईसोफेगस नेक के थ्रू और जो हमारा बीच का ये पोर्शन है, रिब केज जिसको बोलते हैं, वहां उसको क्रॉस करती हुई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा स्ट्रक्चर में जाकर खुलती है। उस थैलेनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टमक। ऑलराइट, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, ये जो खाना आपने खाया और खाना स्लाइड होके स्टमक में सीधे चला गया। आपने हर बार ये महसूस किया होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं वो नॉर्मली इट डजंट कम आउट। जब तक कोई आपको परेशानी ना हो, किसी तरीके की जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो गई हो, तो ये खाना जो भी आपने खाया वो एक बार पेट में चला गया तो बाहर नहीं आता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये होता है, यहाँ पर जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर ये ईसोफेगस स्टमक को कनेक्ट करती है, वहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर जैसे वॉल्व की तरह काम करता है। वॉल्व का काम क्या होता है? मस्कुलर वॉल्व है। जैसे ही खाना आपने खाया तो मस्कुलर वॉल्व जो है थोड़ा सा खुला, खाना स्टमक में स्लाइड कर गया, उसके बाद वो फ्लैप जो है बंद हो जाता है। वो फ्लैप क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इसी कारण आपने महसूस किया होगा जो भी हम खाना खाते हैं नॉर्मल कंडीशन में इट डजंट कम आउट, बैकवर्ड फ्लो उसका खाने का नहीं होता है, क्योंकि ये जो फ्लैप है उसको गार्ड करता है, उसको उसकी एंट्री को, वापस एंट्री को रोकता है। आपने कई बार फील किया होगा जब आप खाना खाते हो और आपको कई बार ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग में जो इसके अंदर जो मूवमेंट चल रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, खाना स्टमक बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर क्यों पड़ता है? ये वॉल्व फिर उल्टी दिशा दोबारा खुलने की कोशिश करता है और खाना पेट से बाहर आने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ये जो स्फिंक्टर है इसको बोलते हैं जीओ स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डायग्राम फिर बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने बोला, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप है जो गार्ड करता है कि भोजन की रिवर्स ऑर्डर में जो खाना खाए वो बाहर की तरफ ना निकलने लगे, उसको ये गार्ड करता है, एक तरीके से सुरक्षित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक की। स्टमक का मैं आपको यहाँ थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। यहां पर बना देता हूं। ये समझ लीजिए कि ये स्टमक का स्ट्रक्चर है, ये जो और स्टमक का अगर मैं पूछूं कि इसका पोजीशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, ये अपर लेफ्ट साइड में होता है। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट का हिस्सा है, उसमें अपर लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। तो आपने कभी सुना होगा कई बार कि बड़े बूढ़े भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं अक्सर कि खाना खाने के बाद अगर आपको आराम करना है तो यू शुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ करवट करके लेटना चाहिए, क्योंकि उसका कारण क्या, स्टमक जो है अपर लेफ्ट साइड में ही स्टमक होता है। आप उल्टी साइड में लेटेंगे तो थोड़ा सा आप अनइजीनेस या अनकंफर्टेबल थोड़ा सा महसूस करते हैं अपने आप को, तो यही कारण है। ये जो स्टमक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, ये देखिए ईसोफेगस आ रही है यहाँ तक, और ये केवल स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द स्टमक। पहला है फंडस, पहला क्या है? फंडस। ये जो ऊपर का सबसे ऊपर का पार्ट है, पहला है फंडस। ये दूसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डियक,
फंडस, कार्डियस, और जो ये मेन पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। ये हो गया नंबर 3। ऊपर का फंडस, अपर पोर्शन फंडस, उसके नीचे ये वाला पोर्शन जो है कार्डियक। मेन जो पार्ट है इसका स्टमक का वो है बॉडी, और जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। ये पाइलोरिक रीजन है। तो फंडस हो गया, कार्डियक रीजन हो गया, मेन जो पार्ट है जहां खाना एक्चुअली डाइजेस्ट होता है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, वो हो गया, और लास्ट जो है पाइलोरिक हो गया। ये स्टमक आगे जाके इट कनेक्ट्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी किस में जाके कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भोजन लगभग इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि इट इज ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पार्ट एंड इट इज कंप्लीटली मिक्स्ड विद ऑल द एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं और डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। अब हमारी पूरी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म ये है कि जगह जगह पर वॉल्व लगे हुए हैं उसका बैक फ्लो रोकने के लिए। तो एक तो मैंने बताया था यहाँ पर लगा जियो स्फिंक्टर, दूसरा जो यहाँ उसको गार्ड करता है, दूसरा जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना शुरू करता है तो इसका बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए तो उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैं ऐसे ब्लैक से बना देता हूँ, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब वॉल्व होता है। स्फिंक्टर का मतलब क्या है? वॉल्व। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए नाम स्मॉल इंटेस्टाइन जरूर है इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन जरूर है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? ये सबसे बड़ी इंटेस्टाइन, ये बड़ी इंटेस्टाइन है किसमें? साइज में। और उसकी जो लंबाई है इट वुड बी अप टू 6 मीटर, यानी कि 6 × 3 लगभग 18 फीट की लंबाई हो सकती है। सो आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि आपके इसके छोटे से पेट में 18 फीट लंबी एक इंटेस्टाइन है, और इसके बाद वो कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी कम से कम 3 या 4 फीट की होती है। और इसोफेगस का अगर 1 फीट भी मान लें तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो टोटल एलिमेंट्री कैनाल का जो टोटल लंबाई है तो लगभग कम से कम 20 से 22 फीट तक हो सकता है। 20 से 22 फीट तक हो सकता है। तो ये पायलोट स्फिंक्टर हो गया, और उसके बाद ये कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये मैंने डायग्राम बनाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाया, और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं थोड़ा सा अलग आपको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। ये हो गया। इसके बाद ये यहां से शुरू करते हैं। ये स्टमक का ये पार्ट हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो गई, तो ये पार्ट हो गया, सी लाइक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये so on and so forth। ये थोड़ा ही पोर्शन मैंने आपको बनाया है, अब उसकी लंबाई तो बहुत सारी होती है, बोर्ड पर पूरा नहीं आ सकता है। ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। ये जो आप ये कर्व्ड पोर्शन देखते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट हैं? 3। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला है ड्यूडेनम। क्या नाम है? ड्यूडेनम। DU दो नम। स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं। DUO ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक सी से ऐसे बैंड स्ट्रक्चर होती है जो जिसको बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम। दूसरा है जेजुनम जो कि ये वाला पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया जेजुनम।
तीसरा पार्ट है इलियम। स्पेलिंग थोड़ी सी वेरी कर सकती है, देखिए ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, एक सी लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा ज्यूजेनम विच इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मिडिल पार्ट है। लास्ट पार्ट इज इलियम, ये लास्ट पार्ट है वो इलियम है, विच कनेक्ट्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो किसमें कनेक्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे कर्व हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, ज्यूजेनम इज द मिडिल पार्ट विच इज हाईली कॉइल्ड, एंड इलियम इज द लास्ट पार्ट विच कनेक्ट्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मैं आपको यहाँ पर अलग से बना के दिखा देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये यहां पर खत्म हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर खत्म हुई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर खत्म होती वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, और कुछ इस तरीके से ये होती हुई और यहां पर आके ये खत्म होती है। ये हो गया, इसको मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक सा होता है, एक ऐसे एक ब्लाइंड सैक होता है। ये ब्लाइंड सैक इज कॉल्ड सीकम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सीकम, CAECUM। एक ऐसा ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक बेसिकली इसका पर्पस क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो विच आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। वो किस पोर्शन में रहते हैं? वो लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पोर्शन में रहते हैं, ब्लाइंड सैक है, उसको बोलते हैं सीकम। और यहीं पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, अपेंडिक्स। आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? अपेंडिक्स। आपने महसूस किया होगा कि आपके जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर यहाँ नीचे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। कई बार अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द काफ़ी सारा होने लगता है, और उस दर्द की वजह से, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उस बार कई बार उसको ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स देखिए एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब उसका बॉडी में हमारे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, बस बॉडी में वो प्रेजेंट है, उसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, इसलिए उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वो कहाँ पर पाया जाता है? ये यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऑलराइट, तो ये तो क्या सीकम। इसके बाद जो ये जितना भी कॉइल्ड पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलॉन। क्या बोलते हैं? कोलॉन। तो पहला पार्ट क्या हो गया भाई? सीकम, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कोलॉन। कोलॉन, ये जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोलॉन। इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। ये तो देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है, एक ये इधर जा रही है, और एक ये नीचे की तरफ जा रही है। ये असेंडिंग कोलॉन है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलॉन। ये नीचे की तरफ आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलॉन। और ये किस दिशा में जा रही है? ट्रांसवर्स कोलॉन है। ये क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कोलॉन। ये कोलॉन लास्ट में आके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में आके खुलती है, उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पोर्शन है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जाकर स्टोर होता है,
और वो तब तक स्टोर होता है जब तक वो फुल ना हो जाए। और जैसे ही वो फुल होता है, इट इज गार्डेड बाय ए वॉल्व, रेक्टम के ऊपर एक वॉल्व लगा होता है, मस्कुलर वॉल्व लगा होता है, और जैसे ही वो फुल होता है अ सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन, ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि अब ये भर गया, इसको बाहर निकालने की जरूरत है। ब्रेन तुरंत जो मोटर नर्व्स होती हैं उनके थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजता है कि इसको वॉल्व को खोल दिया जाए, तो मस्कुलर वॉल्व वो खुल जाता है एंड आगे का जो प्रोसेस है उसको आप समझ ही गए उसको क्या बोलते हैं। ऑलराइट, और रेक्टम का जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एनस। इसमें मैंने दो चीजें कवर नहीं की जानबूझ के, क्योंकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें एक तो गॉल मैंने अभी लिवर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो भी एक तरीके का पार्ट ही है इसमें, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर एक पेनक्रियास होता है, उसको मैंने जानबूझकर दो चीजों को अभी इंक्लूड नहीं किया। वीडियो के अगले पोर्शन में मैं लिवर और पेनक्रियास दोनों के बारे में बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि उनकी पोजीशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका बेसिक एक्चुअली फंक्शन क्या है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपका कोई कमेंट है, सुझाव है, उसके बारे में हमें जरूर अवगत कराएं। चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।